अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है करतार कुमार और आप ये वीडियो लेक्चर हमारे प्यारे चैनल सुपीरियर प्लस पर देख रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बच्चों, सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि क्या क्या ज़राए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। देखें, प्राइमरीली जो हमारे पास ज़रिए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के वो हैं तीन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्राइमरीली टोटल तीन हैं ज़रिए। उनमें से एक है हमारे पास कोयला, दूसरा है नेचुरल गैस, तीसरा है पेट्रोलियम। अक्सर स्टूडेंट्स इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। पेट्रोलियम, वो पेट्रोलियम को पेट्रोल और पेट्रोलियम को सेम समझते हैं। जो पेट्रोल गाड़ियों के अंदर डलता है वही पेट्रोलियम होता है। नहीं, ये नहीं है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के तीन सोर्सेज हैं सबसे बड़े, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। और दूसरी बात, कोल हमें सॉलिड की फॉर्म में मिलता है, ये ऑब्वियसली हमें गैस की फॉर्म के अंदर मिलता है, नेचुरल गैस। और पेट्रोलियम हमें लिक्विड की फॉर्म में मिल रहा है। तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर कवर हो रही हैं इससे, ठीक है। तो सॉलिड में कोल की बात करें, कोयला, तो कोयला आया कहाँ से है? कोयला, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आए कहाँ से हैं? तो बुक क्या कहती है हमारे पास, हम बुक को साथ चलाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर अबंडेंट इन नेचर। अबंडेंट यानी नेचर के अंदर बहुत महदूद हैं, बहुत अवेलेबल हैं, बहुत मौजूद हैं। एंड कैन बी फाउंड इन वेरियस नेचुरल सोर्सेस। ये बहुत सारी नेचुरल ज़रायों से, कुदरती ज़रायों से हासिल किए जा सकते हैं, सच इज़ फॉसिल फ्यूल्स के ज़रिए। फॉसिल फ्यूल्स क्या? वो रिमेनिंग्स ऑर्गेनिजम्स की जिनको जलाकर, जिनकी मदद से हम हीट हासिल कर सकते हो। फ्यूल मीन्स वो चीज़ जिससे हम हीट हासिल करते हो। फॉसिल फ्यूल्स रिमेनिंग्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो कि ऑर्गेनिजम्स थे, लाइफ की रिमेनिंग्स थी, एंड वो डिकम्पोज हो गई, उनका फेस चेंज हो गया, उसकी मदद से हम हीट हासिल करें। डेट आर द फॉसिल फ्यूल्स। प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनकी बची कुची चीज़ें, दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर सोसाइटी इन वेरियस एस्पेक्ट्स। बहुत ज़्यादा अहमते हैं। एंड जिस मुल्क के अंदर ये फॉसिल फ्यूल मिल जाते हैं तो उसके भंडार ही खुल जाते हैं। फॉसिल रिमेनिंग्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये तीन बड़ी सबसे हमारे पास क्या हैं, सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? रिमेनिंग्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो मरने के बाद, डेथ होने के बाद जो चीज़ें होती हैं वो बच जाती हैं। एंड वो बची कुछ चीज़ें वो लेयर्स के अंदर, ज़मीन के अंदर, अर्थ के अंदर हमारे पास दब जाती हैं। वो रॉक्स के अंदर, वो सेडिमेंट्स के अंदर दब जाती हैं, उसके ऊपर लेयर बाय लेयर लगती जाती है। आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स, उसके ऊपर दो वर्ड है हमारी बुक के अंदर। पहली बात आप ऐसे इसको समझें, फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल, फॉसिल्स कहते हैं रिमेनिंग्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये होते हैं रिमेनिंग्स ऑफ लाइफ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लाइफ से मैं काम चला रहा हूँ उसको, रिमेनिंग्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड वी कैन गेट हीट, हम इसे हीट हासिल कर सकते हो। फॉसिल फ्यूल। एक और टर्म यूज़ की गई है हमारे टेक्स्ट के अंदर, वो रही ये टर्म, सेडिमेंट।
सेडिमेंट के अंदर वो चीज़ें दब जाती हैं। ये सेडिमेंट क्या है भैया, इसको जानना ज़रूरी है। सेडिमेंट को जाने बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। तो ये टर्म आप समझिए, सेडिमेंट। पुराने दौर के अंदर ये कहा जाता था कि हमारी जो अर्थ है वो पूरी पानी से कवर है। हमारी जो पूरी अर्थ है वो पानी से कवर्ड है, पूरा पानी है। एंड हम ऑर्गेनिजम्स पानी के अंदर हुआ करते थे, यानी पूरी अर्थ पे पानी हुआ करता था, ठीक है। तो पानी के अंदर, दिस इज़ अ सी लेवल, ये पानी है। ये पानी के अंदर ज़मीन है, मतलब पानी की जो डेप्थ है, वो जो पानी की तह है इससे वो रही। तो अंदर लाइफ हुआ करती थी, ऑर्गेनिजम्स हुआ करते थे, यहाँ पर पौधे हुआ करते थे और किस्म के ऑर्गेनिजम्स हुआ करते थे। तो पानी के अंदर जो एटमॉस्फेयर से जो भी हुआ करता था, मिट्टी वगैरह होती थी, डस्ट होती थी, कोई भी बजरी होती थी, रेती हुआ करती थी, वो उसकी तह के अंदर ऐसे जम जाती थी, यानी डेप्थ में जाके जम जाती थी ऐसी तह के अंदर। एक तह बनी, दूसरी तह, यानी हज़ारों सालों के अंदर तह बहते वो बढ़ती गई, बजरी आती गई, मिट्टी हुआ करती गई, दबती, वो ऊपर आती जाती, ऊपर आती जाती। आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हज़ारों हज़ारों लाखों सालों के बाद वो तह बते बढ़ती जाती थी। एंड ड्यूरिंग दिस, इस प्रोसेस के दौरान, ड्यूरिंग दिस तह बाय तह के प्रोसेस के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म अगर डेथ हो जाती उसकी, वो उस तह के अंदर ऐसे रह जाता ऑर्गेनिज्म। उसके बाद ये प्रोसेस तो चल रहा था, तो वो प्रोसेस ऐसे चलता रहता और वो जो ऑर्गेनिज्म थे इसकी तह के अंदर दबते जाते, और ये ऐसे ऊपर होता जाता, जो आते जाते तह में दबते जाते, ठीक है। और हम लोग कहते हैं, हमारा ये ख्याल रहा है, हमारा कॉन्सेप्ट यह है, समंदर अपनी जगह तब्दील करता है। समंदर अपनी जगह जो है वो तब्दील करता है। तो पहले जहाँ पर समंदर हुआ करता था वहाँ से समंदर शिफ्ट हो जाता था, ठीक है, और वहाँ पे जो है ना समंदर गायब हो गया, अपनी जगह तब्दील करता है। तो जब इस समंदर ने लाखों हज़ारों सालों के बाद, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद अपनी जगह तब्दील की, यहाँ से चला गया पानी, तो हमें ये पहाड़ की सूरत के अंदर मिल गए, ये रॉक्स की सूरत में मिल गए, कहीं पर हमें हल्की बजरी की तरह, सेडिमेंट्स की तरह मिल गए। तो ये ते पत्ते जो हमें जो इतना बड़ा रॉक मिला है, दिस इज कॉल्ड सेडिमेंट, सेडिमेंट्री रॉक्स। दीज आर दी सेडिमेंट्री रॉक्स। एंड इसके अंदर अच्छी खासी रिमेनिंग्स रह गई, लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स रह गए इसके अंदर। ये 100-200 सालों का काम नहीं, ये 1-2 साल का काम नहीं है, हज़ारों सालों का काम है। मतलब ये प्रोसेस चलता गया, ये हम दबते गए, एंड पानी यहाँ से जब निकल गया ऐसे, यानी अपनी जगह तब्दील लेके चला गया, और यहाँ पे हमें सेडिमेंट्स मिले। और हमारे सिंध के इलाके के अंदर थरपारकर के अंदर जो बजरी वगैरह कहा जाता था, यहाँ पर पहले समंदर हुआ करता था, जहाँ पर आजकल जो है ना डिज़र्ट है, सहरा है, वहाँ पर कहा जाता था, ये हमारा तस्वुर है कि वहाँ पर जो हुआ करता था, समंदर हुआ करता था वहाँ पर। थरपारकर उमरकोट से आगे सिंध के अंदर एरिया है, वहाँ पर पहले समंदर हुआ करता था, जो कि यहाँ पर अब नहीं है, वहाँ पे पूरा सहरा वाला एरिया है। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर फॉसिल फ्यूल्स रह गए। तो आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स, 500 मिलियंस ऑफ ईयर, इसके ऊपर क्या हुआ, प्रेशर पड़ा। जब ये वहाँ पर हालत में थे ना, ये डेड थे, इनको कहा जाता था वुड, शुरुआती स्टेज। जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ा, ये इनिशियल कंडीशन थी, वो डेड प्लांट्स हुआ करते थे, डेड प्लांट्स हुआ करते थे। जब इसके ऊपर हमने क्या किया, वुड के ऊपर क्या करवाया, प्रेशर एंड टेम्परेचर दिया, हाई टेम्परेचर, ये वुड कन्वर्ट हो गया पीट के अंदर। ये स्टेजेस हैं कोल की, दीज आर दी स्टेजेस, कलर चेंज करूं, दीज आर दी स्टेजेस ऑफ कोल। कोल की स्टेजेस हैं,
सबसे पहली है वुड, उसके बाद है पीट। पीट के बाद हमने आफ्टर सम टाइम, ये 1-2 साल का काम नहीं है, हज़ारों सालों का काम है, इसके ऊपर जब प्रेशर एंड टेम्परेचर आया तो ये दूसरी के अंदर कन्वर्ट हो गई। प्रेशर एंड टेम्परेचर आया तो ये कन्वर्ट हो गई हमारी लिग्नीट के अंदर, शायद मैं सही बोल रहा हूँ, लिग्नाइट के अंदर। इसके बाद जब हमने दिया इसको टेम्परेचर प्रेशर, ये हो गया बिट्यूमिनस कोल के अंदर, बिट्यूमिनस कोल के अंदर प्रेशर वगैरह दिया, टेम्परेचर दिया, हाई टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। इस सब को मैं इस पार्ट कलर चेंज किया हमने, इसका ऐसे निकाला, ऐसे ऐसे। जब इसको हमने और टेम्परेचर प्रेशर छोड़ा तो हमें एक और चीज़ मिली, वो था सबसे हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, एंथ्रासाइट कोल। हमें इसके बाद मिला एंथ्रासाइट कोल, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ थी प्रेशर एंड टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, ओके, ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कोल हैं, वुड, पीट, लिग्नीट, बिटुमिनस कोल, एंथ्रासाइट। इनमें फ़र्क ये है कि टाइम टू टाइम जब इसके अंदर हाई टेम्परेचर प्रेशर बढ़ रहा है, जब हम हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर जो हो रहा है हाई हो रहा है, इसके नतीजे कार्बन की जो प्रोपोर्शन है, कार्बन का जो प्रोपोर्शन है वो इंक्रीज़ हो रहा है। कार्बन प्रोपोर्शन इंक्रीजेस, कार्बन का जो प्रोपोर्शन है वो इंक्रीज़ हो रहा है, इसके अंदर ज़्यादा होगी। पीट के अंदर वुड से ज़्यादा कार्बन होगा, लिग्नीट के अंदर पीट से ज़्यादा होगा, बिटुमिनस कोल के अंदर लिग्नीट से ज़्यादा होगा, एंथ्रासाइट के अंदर बिटुमिनस कोल से ज़्यादा होगा, एंथ्रासाइट के अंदर सबसे ज़्यादा होगा। ओके, ये हल्की फुल्की है कोल, इसकी इतनी वैल्यू नहीं है जितनी एंथ्रासाइट कोल की है, जितना ज़्यादा कार्बन होगा। ये सबसे हार्ड है, ये हार्ड है जितनी, क्योंकि इसके अंदर कार्बन अच्छा खासा है। ये नरम का, ये नरम है, ये क्या है, ये सॉफ्ट है, ठीक है। ये मॉडरेट है, ये मॉडरेट है, स्लाइडली हार्ड है, ये हार्डेस्ट है कह सकते हैं। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा कोल के बारे में। अब बुक के अंदर क्या कहता है, ये बुक क्या कहती है हमें? फॉसिल रिमेनिंग्स रेफर टू द रिमेनेंट्स, रिमेनेंट्स मतलब रिमेनिंग ऑफ एंशिएंट एनिमल, पुराने जो हुआ करते थे कदीम एनिमल्स एंड प्लांट्स डेट हैव बीन प्रिजर्व एंड, जो कि प्रिजर्व हो गए थे रॉक्स के अंदर एंड सेडिमेंट्स के अंदर। आपको ऐसे नहीं पता चलता सेडिमेंट्स क्या है, जो मैंने एक्सप्लेन किया, ते बाते, ठीक है। विदाउट इट यू विल नॉट अंडरस्टैंड सेडिमेंट। सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर रह गए। दीज रिमेन्स कैन इंक्लूड बोन्स, टीथ, शेल्स, इम्प्रिंट्स ऑफ लीव्स, यानी डिफरेंट टाइप के आपके पास जो हैं बॉडी के पार्ट्स रह गए, हड्डियाँ हो गई, टीथ हो गए, कुछ हो गए, और प्लांट के पार्ट्स रह गए, ठीक है। एंड प्रोवाइड इंपॉर्टेंट क्लूज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। और मतलब ये जो रिमेनिंग थे फॉसिल फ्यूल्स थे, इनकी मदद से हमें पता चला पहले कौन थे। हमने डायनासोर्स को किससे पता चला? फॉसिल फ्यूल की मदद से हमने कार्बन डेटिंग करवाई, ये वो करवाया, उसके हमें पता चल गया भाई डायनासोर्स जैसी स्पीशीज़ भी हुआ करती थी, हमारे पास के अंदर डायनासोर्स भी हुआ करते थे, हमें ये पता चल गया। फॉसिल आर फाउंड व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइज, जब एक ऑर्गेनिज्म मरता है उसके बाद जो है फॉसिल जो है फॉर्म होते हैं। एंड इट्स रिमेनिंग्स आर क्विकली बरेड बाय सेडिमेंट थ्रू विदाउट डिकम्पोजिशन, ये सेडिमेंट के अंदर विदाउट डिकम्पोज होने से पहले ही वो क्या होते हैं, वो बरी हो जाते हैं। मैंने आपको समझाया है यहाँ पर, मतलब वो तह बाय तह का जो प्रोसेस होता है ना, ये इसके अंदर आ गया, ऊपर तह बन गई, ऊपर तह बन गई, ओके। उसके बाद ये जो है इसकी बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन करवाता है, और बैक्टीरिया जब डिकम्पोजिशन करवाता है तो ये जो चीज़ होती है ये पीट के अंदर कन्वर्ट होती है, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन के बाद कन्वर्ट होती है पीट के अंदर, ओके। द बरेड रिमेनिंग्स बिकम कंप्रेस, ये कंप्रेस हो जाते हैं, एंड ऑर्गेनिक मटेरियल रिमेन्स इज स्लोली ट्रांसफॉर्म इनटू फॉसिल फ्यूल, ये फॉसिल फ्यूल के अंदर कन्वर्ट होता जाता है और अपने मिनरल रॉक्स के अंदर छोड़ के चला जाता है।
ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स मतलब इसको आप एक दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, बार बार एनर्जी के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। एक दफ़ा गाड़ी के अंदर पेट्रोल लगा डाल दिया आपने और इसको कंज्यूम कर लिया, पेट्रोल को जला लिया, उसको बाद आप फिर से नहीं पेट्रोल को यूज़ कर सकते। कोयला जल गया तो जल गया, हीट मिल गई तो मिल गई, उसके बाद कुछ नहीं होगा उसका। 3 मेन टाइप हैं फॉसिल फ्यूल के, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, ये टाइप है। पहली ये पीट सबसे नरम होती है बेचारी। उसके बाद लिग्निट, जब हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर मिला लिग्निट आई। उसके बाद हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर दिया तो बिट्यूमिनस कोल आया, बिट्यूमाइनस कोल। ये उससे थोड़ा ज़्यादा, ये ब्राउन कलर की है, ये थोड़ा डार्क ब्राउन है, ये ब्लैकिश है, ये बहुत ज़्यादा प्योरली ब्लैक है, मतलब अच्छा खासा ब्लैक है। हाई टेम्परेचर प्रेशर दिया, एंथ्रासाइट इज़ अ फार्म, ये है इनका, ये लास्ट फार्म है आपके पास कोल की। यहाँ पर कोल इज़ अ प्लांट ड्राइव्ड ब्लैक मिनरल, ये कहा जाता है प्लांट से, कि प्लांट्स 500 मिलियन साल पहले ज़मीन के अंदर दब गए थे। ओके, ये सॉलिड फॉसिल फ्यूल होता है जैसा मैंने आपको बताया, एंड इसकी बहुत बड़ी अहमियत है पूरी दुनिया के अंदर। 500 मिलियन साल, मिलियन अगो मतलब हज़ारों साल पहले जो ये दब गए थे अंदर, ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर से और बैक्टीरियल एंड केमिकल प्रोसेस से किसी चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो गया, वो चीज़ थी कोल। ओके, ये कोल की है टाइप। अब पहली टाइप कोल की जो बताई मैंने, पीट, ये जो होते हैं अर्लीस्ट स्टेज वाला होता है, पहला स्टेज होता है। वुड तो हम कहते हैं डेड डेड प्लांट्स को। ओके, ये जो होता है डीकम्पोजिशन से आता है, फोसिलाइज रिमेनिंग से, मतलब बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन होती है। ये इसके अंदर लो हीट कंटेंट होता है और घर अल्टरनेट फायरवुड, इसको जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कोल को हीट हासिल करने के लिए घर वगैरह में। ठीक है, सस्ता भी होता है, इतनी वैल्यू नहीं होती। उसके बाद है लिग्निट। लिग्निट जो होता है ब्लैक, ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है, सॉफ्ट होता है ये इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, ये कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज़ किया जाता है पावर प्लांट्स वगैरह के अंदर, लिग्निट। ठीक है, बिट्यूमिनस, ये अक्सर इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है एंड स्टील के प्रोडक्शन के अंदर ये इस्तेमाल किया जाता है, स्टील बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। होगा कोई मैकेनिज़्म जो कि इसको सपोर्ट करता होगा, जो हेल्प करता होगा बिट्यूमिनस कोल। ठीक है, इसके अंदर लिग्निट के अंदर 60 से 70% क्या होता है, कार्बन की तादाद प्रोपोर्शन होता है। बिट्यूमिनस के अंदर 70 से 85% क्या होता है, क्या कोल होता है। एंथ्रासाइड के अंदर 90 से 95% कार्बन होता है, ये कोल नहीं कार्बन है, कार्बन की परसेंटेज। ये सबसे डार्क ब्लैक कलर्ड हार्ड कोल होता है, सख्त होता है। इसकी रैंकिंग सबसे ज़्यादा होती है, महंगा भी होता है। ये जो है इंडस्ट्रीज़ वगैरह के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, पावर स्टेशन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। सीमेंट की इंडस्ट्री के अंदर हमें जो है हीट चाहिए अच्छी खासी, उनको तपाना है, उनके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे खासे उसके लिए। एंड मैंने इंटरनेट पे पढ़ा इसको डोमेस्टिक फ्यूल के लिए, घरेलू इस्तेमाल के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना महंगा होकर भी ये यूज़ किया जा रहा है, होगा कोई रीज़न, मुझे मिला ये यूज़ किया जाता था, होगी कोई कुछ ना कुछ इसकी प्रॉपर्टी जो उसको घर के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है अच्छे तरीके से। उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट आता है पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम का जो वर्ड है उसकी वो रेफ़र करता है रॉक ऑयल या क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं, रॉक ऑयल भी कहते हैं। देखो पेट्रोलियम क्या होता है, ये हमारे पास सेकंड था सोर्स हम पढ़ रहे हैं पेट्रोलियम। ये पेट्रोलियम क्या है, और जो हम कोल पढ़ के ना, कोल इसके अंदर 250 ऑल अलोंग अबाउट 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, अलोंग अबाउट 250 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और उसकी हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं कोल की। 250 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बड़ी चीज़ है। पेट्रोलियम मिक्सचर है कंपाउंड का, कोल भी मिक्सचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये पेट्रोल गाड़ियों वाला नहीं है, इसके अंदर ज़मीन से निकलता है, इसके अंदर तरह तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और जिनको हम अलग करते हैं। पेट्रोलियम मिक्सचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, एंड इसको हम अलग करते हैं, एक प्रोसेस है जिससे हम अलग करते हैं प्रोसेस, उस प्रोसेस का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल। इस प्रोसेस से हम इसको
अलग करते हैं इन कंपाउंड्स को, ठीक है। पेट्रोलियम ये लिक्विड है, ठीक है। इसका जो है ये थिक है, गाढ़ा है बहुत ज़्यादा, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स हैं। पेट्रा की मीनिंग वर्ड ये पेट्रोलियम पेट्रा से आया है, उसकी मायने रॉक है, ओलियम मतलब ऑयल, रॉक ऑयल। इसके अंदर अल्केन्स, साइक्लो अल्केन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, यानी कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है। तरह तरह की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, उनकी चेन्स का ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। ये पेट्रोलियम फार्म हुआ था एंशियंट मेरीन एनिमल्स जेट वर बरीड मिलियन ऑफ ईयर्स अगो इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट के अंदर बिलियंस ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ये क्या गए थे, दफन हो गए थे, मर गए थे। सेडिमेंट्री रॉक्स बनी थी। अब प्लांट्स थे ना, प्लांट्स तो मतलब हमने कोल के अंदर हुआ, तो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर एनिमल्स भी आए थे, तो वो अर्थ की क्रस्ट के अंदर दब गए। एंड उससे हमको क्या मिला, आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स प्रोसेसिंग के बाद पेट्रोलियम मिला। ये आजकल के ज़माने के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, गाड़ियों के अंदर डलता है, पावर जनरेशन जनरेटर वगैरह होते हैं, बाकी अलग अलग तरीके के पर्पज़ हैं उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इससे तरह तरह के कंपाउंड्स हम हासिल करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। मतलब क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है, उसके तरीके से हम इससे अलग अलग तरीके से कंपाउंड हासिल करते हैं। गैसोलीन, गैसोलीन क्या होता है, हमारा घर का, सॉरी गैसोलीन क्या होता है, पेट्रोल होता है, पेट्रोल। अमेरिकन इसको गैसोलीन कहते हैं, एंड हम पाकिस्तानीज इंडियंस इसको पेट्रोल कहते हैं। एंड इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो है पेट्रोल, पेट्रोल। लेकिन इंडिया ने अपना एक्सेंट भी इंट्रोड्यूस करवाया, एंड इंडिया वालों के एक्सेंट के अंदर इसको पेट्रोल ही कहा जाता है। केरोसिन, डीजल, नेथे एंड पैराफिन वैक्स, देयर आर लॉट ऑफ कंपाउंड्स जो कि इसमें से अलग होते हैं, पेट्रोलियम में से। ओके उसके बाद नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस के अंदर तरह तरह की गैसेस पाई जाती हैं, ठीक है। ये मेरीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिकम्पोजिशन से हमें गैसेस मिली थी। ये नेचुरल गैस में मिक्सचर है तरह तरह की गैसेस का, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। नेचुरल गैस के अंदर 85 से जो 90% जो पाई जाती है वो होती है मीथेन। मीथेन 85 से 90% पाई जाती है। नेचुरल गैस मोर बेनिफिशियल है सोर्स ऑफ एनर्जी देन कोल एंड पेट्रोलियम बिकॉज इट्स कंबशन कॉजेज लेस पोल्यूशन। ये नेचुरल गैस को जलाना जो है ना, कम पोल्यूशन, मतलब इससे जो है कम पोल्यूशन होता है एज़ कम्पेयर टू आप कोयला जलाएं, पेट्रोलियम जलाएं, यानी माहौल को कम नुकसान होता है। पाकिस्तान के अंदर 1952 के अंदर हमें बलूचिस्तान के एरिया सुई के अंदर नेचुरल गैस मिली थी। ओके 1952 के अंदर सबसे पहले। उसके बाद आजकल हमें जो है खैरपुर के अंदर मिल चुकी है, घोटकी के अंदर मिल चुकी है। खैरपुर, घोटकी, घोटकी सक्खर के आगे, रोहिड़ी के आगे वाला शहर है, सिंध का प्रोविंस है। खैरपुर घोटकी जो है सिंध, शिकारपुर, रोहिड़ी ये वाला एरिया है। जैकमाबाद वाला एरिया, कंदकोट से पहले वाला एरिया, उस वाले साइड आपको जो है मिल चुकी है अच्छे खासे तरीके से नेचुरल गैस, ठीक है। नेचुरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स क्या हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स में से, देखें नेचुरल प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं अच्छे खासे कि मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर आइसोलेटेड। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स में से हासिल करते हैं, वो नेचुरल प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। देखें हम डायरेक्टली प्रोडक्ट हासिल करते हैं, वो प्रोडक्ट्स होते हैं फॉर सपोज हम जो है निकाल लेते हैं ऑर्गेनिज्म में से, प्लांट्स में से, किसी में से इंसुलिन निकाल ली हमने किसी ऑर्गेनिज्म में से, वो भी एक जो प्रोडक्ट है। कोलेस्ट्रॉल निकाल लिया, कैफीन निकाली, निकोटिन निकल गई। एंड एक एलियम पूपी का जो है प्लांट होता है, एक हीरोइन टाइप, सॉरी एक हम एडिक्टिव ड्रग होती है, उसको हम कहते हैं अफीम। अफीम, अफीम वो भी प्लांट में से निकलती है अफीम, उसका प्लांट होता है, उसकी स्मगलिंग होती है। मेंथोल, पेपरमिंट ऑयल, पेपरमिंट ऑयल क्या होता है, एंड प्रोडक्ट जैसे हमारे पास मस्टर्ड प्लांट में से, मस्टर्ड प्लांट है उसमें से मस्टर्ड ऑयल निकालते हैं, जैतून का तेल जो हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, एंड बाकी जो जैतून का तेल हो गया, दूसरे जो तेल होते हैं निकलते हैं प्लांट्स में से। पेपरमिंट ऑयल ये एक प्लांट है, पेपरमिंट एक प्लांट है,
ओके, उसमें उसका जो हम तेल निकालते हैं वो हो गया, ग्लूकोज हो गया, सेलुलोज हो गया, ये तरह तरह के प्रोडक्ट्स हम निकालते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, वो उनको डिफरेंटली यूज़ करते हैं, वो हमारे काम के अंदर आते हैं। ठीक है, हम फर्मेंट इसको निकालने का प्रोसेस होते हैं डिस्टिलेशन का, फर्मेंटेशन करवाते हैं, प्यूरिफिकेशन करवाते हैं। अब नेचुरली ऑर्गेनिज्म में से, प्लांट्स में से, एनिमल्स में से हम प्रोडक्ट हासिल कर लेते हैं किसी ना किसी तरीके से। डेट आर रेफर्ड टू एज नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड ब्रैकेट के अंदर प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। ओके, आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। एंड पेट्रोलियम इज़ अ कॉम्बिनेशन, इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल डिफरेंट कंपाउंड्स। एंड पेट्रोल क्या है? पेट्रोल सिर्फ एक चेन है, 2-3 कंपाउंड्स का मिक्सचर है, ऑक्टेन, हेक्सेन, हेप्टेन का, जिसके अंदर ऑक्टेन ज़्यादा पाया जाता है, तो 2-3 का है। पेट्रोलियम बहुत वसी चीज़ है, बहुत वसी चीज़ है। तो गाड़ियों वाला पेट्रोल और पेट्रोलियम में बहुत फ़र्क है। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। और एक छोटा सा मैसेज आप लोगों के लिए है कि आप किसी पर डिपेंड मत करें, आप खुद मेहनत करें, अपनी मंजिल तक पहुँचें। ये दुनिया वाले दोस्त यार, ये जो है ना, ये वक्ती हैं। ये जब हालात आपके साजगार, जब हालात आपके साथ हों, आपका वक्त आपके साथ हो, कोई परेशानी ना हो, सब आपके हो जाते हैं, हेलो भाई क्या हाल है, खैरियत है, ये वो, मजबूरियाँ आ जाती हैं, परेशानियाँ आ जाती हैं, कोई साथ नहीं देता। वो जो अपना दोस्त होता है ना, दोस्त, सगा दोस्त, वो भी मतलब के लिए आजकल हो जाता है। आजकल के लोग चाहते हैं कि मुझसे आगे कोई ना भागे। मुझे इल्म इतना आता है ना कि आगे वाला, मतलब मेरा दोस्त मुझसे ज़्यादा इल्म हासिल ही ना करे। आजकल के ये लोग चाहते हैं कि मुझे आए, किसी और को ना आए, ये बंदा मुझसे कहीं आगे ना निकल जाए। उसके लिए उसको वो हेल्प नहीं करते, वो उनको मालूमात शेयर नहीं करते। तो आपको लगता है ये आपका दोस्त है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन जब हकीकत सामने आएगी तो आपका पूरा सिस्टम हिल गया होगा। तो मैं चाहता हूँ आप खुद मेहनत करें। और दूसरी बात ये है कि दूसरों को सिखाने की कोशिश करें। जितना आप दूसरों को सिखाएंगे, आपका इल्म में इजाफ़ा होगा, आपका इल्म जो है बढ़ेगा। मैं आपको लिख के देता हूँ कि आप दूसरों को सिखाएं तो अल्लाह आपके इल्म के अंदर इजाफ़ा डालेगा, आपको चीज़ें याद रहेंगी। मेरी खुद के सामने मिसाल है इस चीज़ की। आप सिखाएं दूसरों को, दूसरों के लिए अच्छा सोचें। अपनी कोशिश आप करें, किसी दोस्त के ऊपर डिपेंड मत करें, मेरा दोस्त है, ये मुझे आगे जाके कोई मसला आ जाएगा, ये मुझे हेल्प करेगा, मैं क्लास रूम में बैठा हूँ, ये मुझे सपोर्ट करेगा। नहीं, धोखा देते लोगों को देर नहीं लगती। तो आप अपने दिल से अपना 100% दें, उनको अच्छा समझाइए। अजर देने वाला अल्लाह है। अल्लाह कहता है मैं आपको अजर दूंगा, आप मेहनत करो, आपने मेहनत नहीं छोड़नी। तो किसी दुनिया वालों के ऊपर डिपेंड मत कीजिए। दुनिया वाले जो भी बोलें, आपको खुद को जो अच्छा लगे आप करें। दुनिया वाले तो भाई आपके अंदर गलतियां निकालेंगे, वो नेगेटिविटी डालेंगे, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, लेकिन आप वो करो जो आपके ऊपर यकीन हो और आप कर दिखाओगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर के अंदर। खुदा हाफिज़।